कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर्स में वो है लिव इन रिलेशन में महिलाओं लिव इन रिलेशन में रह रही महिलाओं के पे यदि कोई क्रूरता होती है तो उससे रिलेटेड उनको एक संरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है और उसमें खंडपीठ बैठी थी, संजय केरोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ थी। निर्णय ये लिया गया कि घरेलू क्रूरता के खिलाफ मिलने वाला जो आपराधिक संरक्षण है वो केवल ये जो आप नियम अभी हम लोग देखेंगे ना, इसमें उसी को घरेलू अपराध के से संरक्षण मिलता है जो लीगली विवाहित महिला है। ठीक है, कानूनन जो विवाहित महिला उनको मिलता है। अब सवाल है कि लिव इन कल्चर बहुत तेजी से फैल रहा है, तो लिव इन में रहने वाली महिलाओं को भी वो सुविधा मिले, ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। लेकिन इसमें यह कहा गया है लिव इन में रहने का मकसद ये है कि आगे जाके आप शादी करोगे, ये इरादा और परिस्थिति साफ साफ हो। अब इसका क्या है कि पहले जो आईपीसी की धारा थी 498A, जो आईपीसी की धारा 498A था, इसमें पति या उनके रिश्तेदार, पति चूंकि शादी लीगली होनी चाहिए थी, तो पति या उनके रिश्तेदार के द्वारा महिलाओं के साथ अगर कोई क्रूरता की जाती है तो फिर उन्हें इसका संरक्षण मिलेगा। ठीक है, लेकिन कब? जब वैध विवाह हो, यानी लीगल वो मैरिड हो। अब नया क्या है? BNS 85 में 498 वाला जो है ना, वो सारा प्रोसेस यहाँ पे डाल दिया गया है। अब यहाँ पे जुडिशियल न्यायालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति तकनीकी रूप से विवाह की वैधता का बहाना बनाकर कि नहीं, हम लिव इन में रह भी रहे हैं लेकिन चूंकि ये टेक्निकली और अकॉर्डिंग टू लॉ ये हमारी पत्नी नहीं है, तो जो अत्याचार हुआ है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम बच सकते हैं, हमारे ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। तो न्यायालय ने कहा ऐसा नहीं होगा। मामला ये था कि एक व्यक्ति ने अपनी महिला साथी के साथ जो रह रहा था तो उस महिला ने क्या किया, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 498 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। अब उसने कहा कि नहीं भाई, ये तो टेक्निकली ये मुकदमा ही गलत है क्योंकि ये हमारी वाइफ ही नहीं है। तो कर्नाटक कोर्ट ने कहा कि नहीं, कर्नाटक कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और उन्होंने ये बोला कि यदि आप लिव इन में रह रहे हैं और केवल ये कि उससे आपने लीगली शादी नहीं किया है, आप टेक्निकली आप हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, तो आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकते, ये इन्होंने क्लियर कहा। तो उस आदमी ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, और जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी तो वहाँ पे बड़ा अच्छा उन्होंने बोला, एक क्वेश्चन उठाया कि क्या लिव इन में रहने वाला पुरुष भी घरेलू क्रूरता के लिए उत्तरदायी हो सकता है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक टिप्पणी आती है कि क्रूरता यह नहीं देखती कि जिस घर में वह प्रवेश कर रही है वह महिला विवाहित है या नहीं, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर वहाँ पे पनिशमेंट दिया जाएगा, ये था। अब यहाँ पे ये भी तर्क दिया गया आर्टिकल 14 के तहत कि यदि महिलाओं यानी विवाहित महिला जो लीगली हैं उनमें अगर घरेलू उनके ऊपर क्रूरता होती है तो आपराधिक संरक्षण उनको मिलता है। ठीक है, और इसी परिस्थिति में केवल अगर शादीशुदा महिला नहीं है तो उनको ये संरक्षण ना मिले तो ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 ऑफ फंडामेंटल राइट ये इनलीगल होगा, तो ये गलत है। तो इसको लेकर यहाँ पे कहा गया। यहाँ कोर्ट ने एक और बात कहा, कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और जो आईपीसी की धारा जो अभी BNS 85 हो गया है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताया। डिफरेंस क्या था कि ये जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है ना, ये एक सिविल लॉ है और आईपीसी क्रिमिनल लॉ होता है। इसके तहत जो पीड़ित महिलाएं हैं उनका भरण पोषण आदि की बात होती है। यहाँ वो नहीं होता, यहाँ होता है कि आप उसके खिलाफ कोई क्राइम कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ है। और घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या है, वही निवास मतलब रहने के लिए, खाने पीने के लिए, उनके प्रोटेक्शन की बात की जाती है और यहाँ सजा की बात होती है। ये उपचारात्मक है, रिमेडी है। अगर दिक्कत है तो उसकी रिमेडी है, और ये रिमेडी नहीं है, ये दंडात्मक है यानी प्यूनिटिव है, यानी यहाँ सजा दिया जाएगा। तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग है, तो ये नहीं कह सकते कि दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा।
अब लिव इन रिलेशन का नया मानदंड की बात यह है कि कोर्ट ने क्लियर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी 498A के तहत, कि विवाह करने की वास्तविक और स्पष्ट इरादा होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई लिव इन में रह रहा है, वो वैसे ही रह रहा है, तो फिर ये लागू नहीं होगा। और अगर वो आगे जाके शादी करने के इंटेंशन से रह रहा है तो ये लागू होगा। उसके लिए कुछ कंडीशन जो 2013 में ही एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया था ना, उसको दोहराया गया। लाइक आर्थिक संसाधनों की साझेदारी, अब दोनों के एसेट है, एक दूसरे के साथ मिलकर खर्च कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, आपस में फिजिकल रिलेशन है, समाज के सामने हस्बैंड वाइफ के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया है। अगर ऐसा कुछ है तो माना जाएगा कि आगे शादी का इरादा है और उस पर यह नियम लागू हो जाएगा। अब यहाँ एक और है कि मतलब ये जो 2013 का था ना, ये ध्यान रखिए, विवाह जैसी प्रकृति, इसमें एक और चीज अच्छे से जोड़ दिया गया है कि शादी का स्पष्ट इरादा होना चाहिए। अगर स्पष्ट इरादा नहीं है तो फिर ये लागू नहीं होगा। और जब भी, और यहाँ पे एक और बात है, जब ये मैटर आएगा कोर्ट के सामने तो कौन इसको, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी? तो महिला के ऊपर होगी कि वो सिद्ध करे कि नहीं, उनके बीच में शादी करने का इरादा था, ऐसी बात थी, वो उनको प्रूव करना पड़ेगा। और लेकिन अब सवाल है उसके लिए डॉक्यूमेंट किया और क्या चीज़, तो ऐसा कुछ न्यायालय ने क्लियर नहीं किया। उसके पहले जो उन्होंने 2013 में दिया था उसके अकॉर्डिंग, या न्यायालय जो भी एक्सेप्ट कर ले आगे जाके, तो वो हो सकता है, बट अभी ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ इस पर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन आएगा कि साक्ष्य और प्रमाण का दायित्व किस पे है, एविडेंस कौन देगा? तो प्राथमिक रूप से एविडेंस महिलाओं को ही देना होगा, ये प्रूव करने के लिए कि हम लोग जो लिव इन में रह रहे थे तो शादी का ही इरादा था। तो ये फैक्ट है। तो इस तरह से लिव इन को लेकर एक नया नियम आया है। ये आप यूज़ कर सकते हैं एस्से में, मेंस आंसर राइटिंग में, और साथ में प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है।